चलिए बात करते हैं सेक्शन 7(1) में जब हमने स्टडी किया था उसको जरा हम समझते हैं। 7(1)(a) एनी एक्टिविटी वेदर कंजशन इज एसेंशियल। तो यहाँ क्या है? यस, आपको याद आ रहा है जो पिछले वीडियो में आपने देखा था 7(1)(a) एनी एक्टिविटीज। क्या उस कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो क्या कंसिडरेशन जरूरी था? यस। वेदर इट शुड बी इन कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यस था। पॉइंट ऑफ व्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम? सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख। ठीक है, यानी कि सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हम देखेंगे कि क्या वो एक्टिविटी हुआ है, वो उस एक्टिविटी में कंसिडरेशन है तो है, बिजनेस है तो है, तो क्या हो जाएगा? सप्लाई मानेंगे। 7(1) बी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या हो जाएगा? सप्लायर ले रहा है या रिसिपिएंट ले रहा है? रिसिपिएंट ले रहा है ना, तो रिसिपिएंट को देखते हुए क्या इसमें कंजेशन है, कंसिडरेशन है? तो यस है। क्या ये इट शुड बी कोर्स ऑन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? यस और नो, चाहे हो या ना हो भी या चाहे ना भी हो, दोनों केसेस में आपको यहाँ पे कवर करेंगे। 7(1) सी DRIP डिजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम। या आपने कोई इनपुट लिया है किसी बिजनेस से, उसके लिए तो क्या वेदर कंसिडरेशन होना चाहिए? नहीं। अब बिजनेस आपको वेदर शुड बी इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो डिजोल्यूशन केस में नो। RIP मतलब आर हो गया आपको रिलेटेड पार्टी, इस केस में यस, रिलेटेड पार्टी में कंसेशन जरूरी है। और रीड विथ किसके के साथ पढ़ेंगे? शेड्यूल 1 के साथ। ठीक है, तो सप्लायर रिसिपिएंट दोनों के लिए यहाँ पे DRP और इसके बारे में बात की है। यहाँ पे होगा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम कुछ पढ़ लेते हैं। चलिए, मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 252 टू सब क्लॉज 52 ऑफ CGST। CGST में डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया गया? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो मूव कर सकता है वो सारे यहाँ पे कवर किया। अदर देन मनी सिक्योरिटीज बट इंक्लूड एक्सनेबल क्लेम, growing crops, grass, things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply। समझते हैं इस सेक्शन को जरा फिर से। गुड्स मीन्स, गुड्स का मतलब क्या हुआ? एवरी काइंड, सब कुछ होगा जो कि चल्यवान होगा। लेकिन इसमें मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी में क्या हो गया? रुपया पैसा, सिक्योरिटीज जैसे शेयर, डिवेंचर, ये सारा चीज ये मूवेबल है लेकिन फिर भी ये गुड्स में शामिल नहीं कर रहे हैं। इंक्लूडिंग इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्शनेबल क्लेम बात करें हम आगे। ग्रोइंग क्रॉप्स, जो भी फसल उगाए जा रहे हैं उसके लिए अगर कोई है तो वो भी इसमें गुड्स के डेफिनेशन में शामिल होगा। एंड कोई भी थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, लैंड से कोई भी चीज अटैच है यानी कि बिल्डिंग अगर है तो भी क्या हो जाएगा? गुड्स के डेफिनेशन में आ गया दोस्तों। agree to serve before supply under the contract of supply, which are agreed to serve before supply, और चाहे सप्लाई होने से पहले आपने कोई अग्री कर लिया, अग्रीमेंट बना लिया है या कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई आपने कर लिया है तो वो गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। ये बात क्लियर हो गया? अब चलिए सर्विसेज के बारे में बात करें। सर्विसेज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 102, यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़ के, मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स को छोड़ के, मनी को, सिक्योरिटीज को छोड़ के, जो यहाँ पे डिस्कस हटा रहे थे यहाँ भी हटा रहे हैं, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। लेकिन इंक्लूड क्या करेंगे इसमें? यूज ऑफ मनी और इट कन्वर्जन by cash or by other modes from one
from other currency or denomination to the another form, currency or denomination for which separate congestion is charged. Denomination for which separate congestion charge, कोई separate congestion चार्ज किया जा रहा है तो वो शामिल होगा। फिर से पढ़ते, नहीं समझ में आया? सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, समझ में आ गया? ठीक है, अदर देन गुड्स को छोड़ते हुए या फिर मनी, सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज यहाँ पे बात कर रहे थे उसको छोड़ते हुए हम सारे चीज को सर्विस मानेंगे, लेकिन इन्हें हम मानेंगे कब? एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। ठीक है, इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड, और कोई कन्वर्जन हो रहा है कैश के थ्रू या अदर मोड से थ्रू तो वो भी सर्विसेज में आपको आएगा। फ्रॉम वन करेंसी टू, फ्रॉम वन currency or denomination to another form, currency or denomination for which separate consideration is charged। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर करेंसी के डिनोमिनेशन के, करेंसी एक्सचेंज में कोई काम हो रहा है कि इस तरह के कंसिडरेशन हो रहे हैं, तो वो भी आप किसी कंसेशन के बिहाफ पे आपने करेंसी चेंज कर रहे हैं, जैसे डिनोमिनेशन को चेंज कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। एक्टिविटी रिलेटिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज इन इंक्लूडेड इन सर्विसेज। अगर कोई ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज अगर है तो भी इसमें सर्विसेज में शामिल है, यानी कि शेयर बाजार का ट्रेडिंग करने की एक्टिविटी जो कोई सर्विस दे रहा है तो यहाँ पे शामिल है। ये बात क्लियर हो गया? या कोई एक्सचेंज, ये वाला जो एक्सचेंज डेमोनेशन की बात कर रहा है, इसमें ये कर रहा है कि कोई मनी मनी की एक्सचेंज करने की सर्विस कर रहा है। आप देखते हैं फॉरेन करेंसी का बहुत सारे लोग एक्सचेंज खोल के बैठते हैं कि आप अगर डॉलर लाएंगे तो इसको ले जाएंगे, उसके बदले वो कमीशन लेते हैं। तो ये सारा अगर काम कर रहे हैं तो भी सर्विस के डेफिनेशन में उन्होंने कवर कर लिया। ठीक है, अब आइए मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड्स एक्सक्लूड्स दो चीजें हैं इसमें। क्या कंसिडरेशन? कंसिडरेशन जो आपने समझ रहे हो तो समझेंगे ही, इसमें क्या इंक्लूड कर लेंगे? मॉनेटरी पेमेंट, रिसीव्ड और रिसीवेबल्स। मॉनेटरी पेमेंट अगर आपने रिसीव्ड हुआ है या रिसीवेबल है तो शामिल हो जाएगा। नॉन मॉनेटरी गुड्स और सर्विसेज, नॉन मॉनेटरी गुड्स एंड सर्विसेज है तो वो हो गया। एक्सक्लूड्स क्या हो जाएगा? सब्सिडी फ्रॉम सीजी एसजी और रिफंडेबल सिक्योरिटीज डिपॉजिट। कोई रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो वो हम कंसेशन में नहीं मानेंगे, यानी कि अगर आपने कोई रिफंडेबल सिक्योरिटीज ले रहे हैं जो बाद में रिफंड कर लेंगे, मान लीजिए जैसे आप लैंड, जैसे आप रेंट पे लेते हैं तो रेंट पे आपको सिक्योरिटी जमा करना होता है, तो उस सिक्योरिटी मनी को हम कंसेशन नहीं मानेंगे, उसको आउट करेंगे। सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है तो एक्सक्लूड करेंगे। लेकिन इंक्लूड क्या करेंगे? मॉनेटरी पेमेंट, कोई भी मॉनेटरी पेमेंट अगर हुआ जा रहा है उसके जो एवज में तो वो ले लेंगे। नॉन मॉनेटरी गुड्स भी, मान लिए गुड्स भी दे रहे हैं, पेमेंट भी दे रहे हैं, तो गुड्स भी कंसेशन में शामिल होगा। अब क्लियर हो गया कि गुड्स भी आपको कंसेशन में शामिल किया जा सकता है अगर आपने किसी के एक्सचेंज के लिए लिया है। कंसेशन कैन बी रिसीव फ्रॉम रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन प्रेजेंट ऑफ द कंसेशन इज रेलिवेंट। आपको किसी के थ्रू, आपके बिहाफ पे ना होकर किसी और ने पेमेंट कर दिया तो भी आपको जीएस तभी आपको जीएसटी में कंसेशन मानेंगे, वो प्रेजेंट होगा। कंसिडरेशन शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंसिडेंट इन इंक्लूडमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन और कंजेशन विदाउट एक्टिविटी इज नॉट अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(a)। एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन, एक्टिविटी कुछ है विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के, कंसिडरेशन विदाउट एक्टिविटी इज नॉट अ सप्लाई, वो सप्लाई नहीं है। डोनेशन, कंडीशनल ऑब्लिगेशन ऑन सप्लाई टू डू समथिंग। क्वेश्चन क्या है? कंडीशनल, क्या कंडीशन है? ऑब्लिगेशन ऑन सप्लायर टू डू समथिंग, ऑब्लिगेशन सप्लायर को टू समथिंग। सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(a), अनकंडीशनल नॉन ऑब्लिगेशन ऑन सप्लाई टू डू एनीथिंग नॉट सप्लाई। अगर आपने डोनेशन दिया है, 7(1)(a) मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन और सप्लायर के है कि वो करेगा ही करेगा, कंडीशन है उसका। ठीक है,
अनकंडीशनल क्या होता है, नो ऑब्लिगेशन सप्लाई टू डू एनीथिंग, एनीथिंग कर सकता है, तो उसको नॉट सप्लाई, सप्लाई में नहीं मानेंगे। अगर कंडीशन है डोनेशन के लिए, कंडीशन है तो सप्लाई के अंदर में आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। यहाँ का डोनर नेम डिस्प्लेड एनीवेयर इन द प्रीमाइसेस अगेंस्ट डोनेशन, इंडिविजुअल नेम डिस्प्लेड नॉट सप्लाई, अगर इंडिविजुअल नाम डिस्प्ले किया है तो नहीं सप्लाई होगा, बिजनेस नेम डिस्प्ले किए हैं तो सप्लाई माना जाएगा 7(1)(a) में। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं, मीनिंग ऑफ पर्सन। मीनिंग ऑफ पर्सन क्या है, पर्सन अंडर इनकम टैक्स या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जो किया है उसको जोड़ेंगे तो आप पर्सन इन अंडर जीएसटी हो जाएगा। पर्सन अंडर आईटी एक्ट अनसेक्सेट इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फॉर्म, एओपी, लोकल आर्टिफिशियल बॉडी, ये जितने लोग होते हैं जो कि डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स में, वो आपके और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जोड़ देंगे हम अगर उसमें, तो उसको जीएसटी हो जाएगा। यानी कि जो इसमें हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जोड़ देंगे तो आपको पर्सन का डिफिनेशन मिल जाएगा जीएसटी में। मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या होता है ये डिफाइन करते हैं हम। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2070, एनी ट्रेड कॉमर्स, ये नंबर बात कर रहा हूं मैं, यहाँ ध्यान दें, एनी ट्रेड कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेगनर, वेजर और एनी सिमिलर एक्टिविटीज वेदर और नॉट फॉर अ पेक्यूनरी बेनिफिट। ठीक है, ट्रेड कॉमर्स से सारे चीज शामिल कर दिए, ये नॉर्मल बात है, यहाँ जाकर कुछ समझने की जरूरत नहीं है। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद और incidental or ancillary to the clause A and C. Any activity transaction in the nature of the subclause A, whether or not in volume, frequency, continuity, or regularity of such transactions. Any activity or transaction in connection with or incidental to ancillary to subject A, C, irregular. Supply or acquisition of the goods, including capital goods, services in connection with commerce or closure of business. Supply or acquisition of goods, including capital goods, services in connection with commerce or close of business. Provisions by a club, association, society, or any such body for a description or any subconsideration of the facilities or benefit of its member. अगर कोई प्रोविजन क्लब के एसोसिएशन के द्वारा हो रहा है तो वो भी क्या मानेंगे, बेनिफिट के मेंबर के बेनिफिट के लिए होगा तभी वो बिजनेस ही मानेंगे और वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। एडमिशन फॉर द कंजेशन फॉर अ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस में एंट्री करने के लिए अगर एडमिशन मिलता है, जैसे मान लीजिए कि टिकटिंग हो गया, टिकट लगता है आपको कुछ शो देखने के लिए या कुछ तरह से उसमें एडमिशन करने के लिए या किसी सेमिनार में जाते हैं वहाँ पे अगर आपको कोई होता है तो वो भी एक बिजनेस मानेंगे और उसके डिफिनेशन में आ जाएगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन as the holder of an office which has accepted by him in course or furtherance of his trade and profession। जी नंबर 4 पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। Services supplied by a person as a holder of office which has been accepted by in the course or furtherance of business, trade, profession, तो हो जाएगा। Activities of the race club including by way of the total totalists and license or bookmakers, activities of the license booked maker in such a case, ये सब भी यहाँ पे हो जाएगा। एंटी एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन अंडरटेकिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो तो हो जाएगा। अब इसको बियर पढ़ते हैं। कोई ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, ये जितने चीजें हैं वो सारा क्या हो गया, वो तो आपको जीएसटी में बिजनेस में डेफिनेशन में आ गया।
कोई भी एक्टिविटी जो कि इंसिडेंटल है ए और सी, तो वो सारे भी क्या हो जाएंगे, बिजनेस माने जाएंगे। सप्लाई ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग द कैपिटल एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद द कॉमर्स कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। सप्लाई कर रहे हैं कोई गुड्स, चाहे उसमें कैपिटल गुड्स नहीं क्यों ना हो, या सर्विसेज भी हो, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी क्लब एसोसिएशन के मेंबर्स को कोई सर्विसेज देती है तो वो भी हो जाएगा। किसी टिकट लगा के किसी हॉल में, किसी प्रीमाइसेस में आप एंटर कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। यानी कि टिकट घर में आपको, आप कोई सेमिनार हो रहा है या कोई कुछ भी हो रहा है, वेबिनार सेमिनार हो रहा है, या फिर आपको किसी सिनेमा हॉल में किस तरह से शो चल रहा है, वहाँ पे आप पैसे देते हैं और फिर आपको एडमिशन मिलता है, तो वो भी यहाँ पे बिज़नेस माना जाएगा। सर्विसेज बाय पर्सन और होल्डर्स ऑफिस ऑफ द हिज एक्सेप्टेंस इज द क्लोजर और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड के लिए आपने कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारा आपको डिफाइन किया गया है। मीनिंग ऑफ रिलेटेड पर्सन, अब रिलेटेड पर्सन डेफिनेशन पढ़ते हैं, हम पीछे बात करते हैं रिलेटेड पर्सन की, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे आ गई। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 15, पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन कब मानेंगे? सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ द ऑथर्स बिजनेस। अगर आपने अदर बिजनेस डायरेक्टर हो, वन और अनदर कोई अदर बिजनेस में भी से रिलेटेड हों, किसी तरह से आप डायरेक्टर की कमाते हैं, जैसे मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज ऑफिसर ऑफ मिस्टर वाई's बिजनेस एंड मिस्टर वाई इज अपॉइंटेड एज ऑफिसर ऑफ मिस्टर एक्स बिजनेस। नाउ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर रिलेटेड पर्सन। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन बिजनेस। तो जो पार्टनर फॉर्म हो गया वो भी क्या हो जाएगा, रिलेटेड पार्टनर हो जाएगा। सच पर्सन आर एम्प्लॉइज होगा तो भी हो जाएगा। एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन कंट्रोल होल्ड्स 25% और मोर आउटस्टैंडिंग वोटिंग stock in the shares of the both of them. Mr. A invests 20 more than 25% in X Limited and less than Y, but now the X and Y are related person. समझ गए? कोई डाउट? One of them directly or indirectly controls other. एक दूसरे को अगर कंट्रोल करते हैं तो भी आपको वो आ जाएगा। जैसे मीनिंग ऑफ कंट्रोल मतलब हो गया, इन्वेस्टमेंट आपको 50% ज्यादा हो या मेजोरिटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपका कंट्रोल हो, तो वो आपको क्या मानेंगे, कंट्रोलर मानेंगे उसकी। बोथ ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन। दो आदमी मिलके किसी तीसरे को कर रहा है, जैसे दो कंपनी मिलके तीसरे को कंट्रोल कर रही है या उसमें इन्वेस्ट की हुई है तो वो भी आ जाएगा। टुगेदर दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय ए थर्ड पर्सन। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहा है तो भी हो जाएगा। दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। अगर सेम फैमिली के मेंबर हैं तो भी आपके हो जाएंगे। also person who are associated with business and another that is also sole condition however describe the। इस तरह से आपको मोटा-मोटी मैं बता दूं, इस तरह से आपको बिजनेस डेफिनेशन, जो किसी तरह से कोई अगर डायरेक्टर हो गया या उसके शेयर ले लिए या उसमें इस तरह से कुछ हो तो आपको रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में आएंगे। इस तरह से ये आपका वीडियो इसके लिए हमने बनाया।